रक्षाबंधन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके सिलेक्शन की डोर को मजबूत करने और इस खुशी के त्योहार पर चार चांद लगाने के लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग लेकर आया है इस 27 से 31 अगस्त रक्षाबंधन सेल, जहां पर आपको मिलेगा सभी सुपर कोचिंग पर अप टू 90% ऑफ और 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सबसे पहले आप सभी को राखी की, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आई विश दैट यू हैव अ ग्रेट डे टुडे एंड यू गेट बैक टू योर स्टडीज सून फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। और आज जो है कम से कम क्लास तो आप देख ही लीजिए ताकि आपका रिदम जो है वो ब्रेक ना हो। तो जैसे कि हम अपनी दंगल सीरीज की प्रैक्टिस कर रहे थे पहले, तो हम दंगल सीरीज का अभ्यास 11 जो है उसको आज प्रैक्टिस करेंगे। सो आई डॉक्टर मीनू वेलकम यू ऑल टू टुडेज सेशन। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। इफ यू आर न्यू टू द क्लास देन लेट मी टेल यू, हम यहाँ पर 3 बजे मंडे टू फ्राइडे मुलाकात करते हैं और जहां पर फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है, उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी दंगल सीरीज की। पहला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि स्पीड को कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं। कमेंट करके बताइए कि क्या होगा आंसर। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्पीड को डिटरमाइन करते हैं। देखिए, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की जो यूनिट है उससे ये क्वेश्चन है हमारा। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर जो है हमारी बहुत सारी स्पोर्ट्स रिलेटेड जो है हम कहेंगे कि कंपोनेंट्स हम डेवलप करते हैं। उनमें से एक स्पीड है, बाकी जैसे स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी है, एंड्योरेंस है, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज है। तो यहाँ पर स्पीड के संबंध में चर्चा है कि कौन से ऐसे कारक हैं जो आपकी गति को निर्धारित करते हैं, आपकी स्पीड को निर्धारित करते हैं। ऑप्शंस में देखते हैं क्या दिया हुआ है। यानी कि आपका नर्वस सिस्टम का रेगुलेटिंग प्रोसीजर, आपके साइकिक फैक्टर्स, योर टेक्निक एंड द इलास्टिसिटी एंड रिलैक्सिंग कैपेसिटी ऑफ द मसल्स। तो क्या होगा आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताइए। 10 सेकेंड, 20 सेकेंड्स ले लीजिए, क्योंकि अभी मैंने आपको पूरा क्वेश्चन तो बता ही दिया है कि क्या होगा, आपको सिर्फ आंसर के बारे में बताना है। सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर। राइट आंसर वुड बी ऑल फोर ऑफ देम। यानी कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसकी फंक्शनिंग भी, हमारे जो साइकिक फैक्टर्स हैं वो भी, हमारी मेंटल स्टेबिलिटी किस तरह की है, टेक्निक हमारी कैसी है, कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी नहीं है। आपकी टेक्निक अगर बहुत अच्छी होगी तो आपकी मूवमेंट जो है वो बहुत ही एफिशिएंट होगी। एफिशिएंट मूवमेंट होगी तो वो आपकी स्पीड को भी डिटरमाइन करेगी, आपकी स्पीड जो है वो बेटर होगी। प्लस जो आपके मसल्स हैं, मसल के अंदर जो आपके मसल फाइबर्स हैं वो कितना क्विक जो है कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कितना क्विक वो रिलैक्स होते हैं। यानी कि वो चीजें भी आपकी स्पीड को जो है इम्पैक्ट करेगी। अब स्पीड की मैं आपसे पूछूं तो स्पीड भी बहुत तरह की होती है स्पोर्ट्स के अंदर। अलग अलग स्पोर्ट्स के अंदर, अलग अलग गेम के अंदर, अलग अलग इवेंट के अंदर अलग अलग तरह की स्पीड को हम डेवलप करने की कोशिश करते हैं। जैसे स्पीड एक होती है हमारी रिएक्शन एबिलिटी, ये भी स्पीड का ही टाइप है। रिएक्शन एबिलिटी कमेंट करके बताएगा कोई क्या होती है। यस एवरीवन, व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्शन एबिलिटी। रिएक्शन एबिलिटी यानी कि एक स्टिमुलस आपको दिखाया तो स्टिमुलस को देखने के बाद आपने कितना क्विक रिएक्ट किया, कितना क्विक आपने रिस्पॉन्ड बैक किया, वो आपकी रिएक्शन एबिलिटी होगी। यानी कि द मिनिमम टाइम टेकन बाय यू टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस, सो दैट वुड बी योर रिएक्शन एबिलिटी। देन वी हैव, उसके अलावा और बहुत सारी स्पीड के टाइप्स हैं। आई जस्ट टेल यू द नेम। वी हैव मूवमेंट स्पीड, ठीक है। मूवमेंट स्पीड के अलावा देन वी हैव एक्सीलरेशन एबिलिटी, एक्सीलरेशन एबिलिटी। देन वी हैव लोकोमोटर एबिलिटी एंड वी हैव स्पीड एंड्योरेंस। तो ये हमारे 5 प्रकार हैं स्पीड के, जिनको हम डेवलप करने की कोशिश करते हैं। आपको इन सभी के बारे में डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए और इनको कैसे कैसे हम डेवलप कर सकते हैं और किस किस इवेंट में, किस किस स्पोर्ट्स के अंदर जो है इस तरह की स्पीड जो है वो यूज होती है। फिर जो यहाँ पर फैक्टर्स गिवन हैं, इन फैक्टर्स के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं और जो इम्पैक्ट करते हैं हमारी स्पीड को। यानी कि हमारा बॉडी वेट जो है,
हमारा बॉडी वेट लाइट होगा, कम होगा, तो ऑब्वियसली हमारी स्पीड जो है वो रिलेटिवली ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अ पर्सन हु इज हेवियर इन वेट, और वी कैन से हु इज ओवरवेट और ओबीज। मसल्स का कॉम्पोजिशन क्या है? मसल्स का कॉम्पोजिशन क्या है, यानी कि टाइप 1 फाइबर्स, टाइप 2 फाइबर्स का कॉम्पोजिशन क्या है, फास्ट ट्विच कितने हैं और स्लो ट्विच कितने हैं। फास्ट ट्विच जो फाइबर्स होते हैं वो जल्दी रिएक्ट करते हैं, जल्दी रिलैक्स करते हैं, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट भी जल्दी करते हैं और फिर रिलैक्स भी जल्दी करते हैं। तो वो क्विक बर्स्ट ऑफ एनर्जी हमें जो है एक तरीके से प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं जो इंटेंस एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए वो बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव होते हैं। तो जिसके अंदर फास्ट ट्विच फाइबर्स का कॉम्पोजिशन ज्यादा है, सो दैट पर्सन विल हैव a higher speed as compared to one who has more of slow twitch fibers। समझ में आया आपको? चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जो कि योग से संबंधित है। किससे संबंधित है? योग से संबंधित है। एंड आई एक्सपेक्ट एवरी वन ऑफ यू टू आंसर दिस क्वेश्चन, बिकॉज ये हम डिस्कस कर चुके हैं मैराथन सेशन के अंदर, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ फेजेस ऑफ प्राणायाम आपको दिए हुए हैं एक साइड, और दूसरी साइड उनके जो है एक्चुअल जो नेम है वो आपको गिवन है। तो आपको यहाँ पर मैच करना है। एक्चुअल आंसर क्या होगा बताइए? यानी कि रेचक, कुंभक, पूरक। इनहेलेशन किसको कहेंगे? रिटेंशन, यानी कि होल्डिंग ऑफ द ब्रेथ। रिटेंशन का मतलब होता है सांस को रोकना। आप प्राणायाम करते हैं तो आप सांस को रोकते भी तो हैं, अलग अलग तरह से, अलग अलग टाइप के प्राणायाम में। सो रिटेंशन इज होल्डिंग ऑफ द ब्रेथ। एक्सलेशन सांस छोड़ना, इनहेलेशन सांस लेना। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ए का क्यू, यानी कि कंट्रोल्ड इनहेलेशन का मतलब हुआ पूरक। पूरक यानी कि सांस को लेना। रिटेंशन का हो गया हमारा कुंभक, यानी कि सांस को रोकना। और फिर एक्सलेशन वुड बी रेचक, सांस को छोड़ना। रेचक, एक्सलेशन, कुंभक, रिटेंशन, पूरक, इनहेलेशन। याद रखिएगा इसको, हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। अगला क्वेश्चन ट्रैक एंड फील्ड से है। कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है ये आपको यहाँ पर बताना है, यानी कि ट्रैक के अंदर कितनी मिनिमम लेन्स होती हैं, कितनी मैक्सिमम लेन्स होती हैं, स्टैंडर्ड ट्रैक की जो लेन्स होती है उनकी जो विड्थ है वो कितनी होती है। यानी कि आपको ट्रैक के मेजरमेंट्स के बारे में गिवन है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, कमेंट करके बताइए। जेवलिन थ्रो के अंदर स्क्रैच लाइन जो है वो 7 सेंटीमीटर की होती है, या फिर हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 3 इंचेस वाइड होती है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, कि स्टैंडर्ड ट्रैक के अंदर मैक्सिमम 12 लेन होती हैं। ये गलत है, लेकिन हमें यही बताना है कि कौन सा सही नहीं है, यही हमें बताना है। चलिए आगे चलते हैं। कुछ आसनास के बारे में आपको यहाँ पर दिया हुआ है। टाइप्स ऑफ आसनास यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। तो आपको ये बताना है यहाँ पर कि इन सब के अंदर से कल्चरल आसनास कौन कौन सी पोजीशन के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। कल्चरल आसनास को हम जो है करेक्टिव आसनास भी कहते हैं। कल्चरल आसनास आर द वंस विच आर ऑल्सो नोन एज करेक्टिव आसनास। चलिए बताइए क्या होगा आंसर। देखिए यहाँ पर जो आपको टाइप्स दिए हुए हैं, स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर हम योगासन करते हैं, सिटिंग पोजीशन के अंदर हम योगासन करते हैं, लाइन पोजीशन के अंदर हम योगासन करते हैं। तो ये हमारे हो गए सभी टाइप्स ऑफ आसनास। फिर हमारी आसनों की कैटेगरी है, यानी कि 3 कैटेगरी के अंदर हमने आसन को डिवाइड किया हुआ है। पहला हमारा है करेक्टिव आसनास। करेक्टिव कहें या कल्चरल कहें, एक ही बात है, दे बोथ मीन द सेम। दूसरा हमारा है मेडिटेटिव आसनास। सेकेंड कैटेगरी कौन सी है? मेडिटेटिव आसनास। थर्ड कैटेगरी हमारी है रिलैक्सेटिव आसनास। थर्ड कैटेगरी क्या है हमारी? रिलैक्सेटिव आसनास। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो कल्चरल आसनास होते हैं, आसन होते हैं, या जो करेक्टिव आसन होते हैं, उनको आप किस किस पोजीशन में प्रैक्टिस कर सकते हो। बैठ कर भी कर सकते हो, खड़े होकर भी कर सकते हो, लेट कर भी कर सकते हो। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा बेटा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि तीनों ही तरह से आप कल्चरल आसनास को परफॉर्म कर सकते हो। देखिए जो मेडिटेटिव आसनास होते हैं वो हमारे कौन कौन से हो गए?
वो आसन जिसके अंदर बैठकर कंफर्टेबली आप एक मेडिटेटिव स्टेट के अंदर जा सकते हैं, आप मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। रामदेव को देखा है कौन सा आसन लगाते हैं वो? पद्मासन लगाते हैं या फिर अर्ध पद्मासन लगाते हैं, तो वो एक मेडिटेटिव आसना है। या फिर जो हमारा वज्रासन है, वो भी एक मेडिटेटिव आसन है। सुखासन है, वो भी एक मेडिटेटिव आसन है। यानी कि वो आसन जिसके अंदर आप कंफर्टेबली बैठकर ध्यान केंद्रित कर पाएँ, वो हमारे होंगे मेडिटेटिव आसनास। रिलैक्सेटिव आसनास जैसे कि जिन आसन्स को करने के बाद आपको रिलैक्स्ड फील हो, तो ऐसे कौन से आसन हो गए? आपका फेवरेट आसन शव आसन इज अ पार्ट ऑफ रिलैक्सेटिव आसनास। तो ये सब इसके अंदर था। चलिए आगे चलते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी से संबंधित क्वेश्चन है। फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के हमारे मेथड्स होते हैं, जैसे बैलिस्टिक मेथड होता है जो कि सबसे कम प्रेफर किया जाता है। फिर हमारा स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड होता है। फिर पीएनएफ मेथड होता है जिसको प्रोप्रायोसेप्शन न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन बोलते हैं। सबसे बढ़िया पीएनएफ मेथड को माना गया है फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने में। तो अब जल्दी से मुझे आंसर बता दीजिए 30 सेकेंड्स के अंदर कि आंसर क्या होगा। चलिए कमेंट करके बताइए कि करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा। चलिए लेट मी नो व्हाट वुड बी द राइट आंसर। यहाँ पर आपसे बस ये पूछा है कि जो पीएनएफ टेक्निक होती है फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने की, उस टेक्निक के अंदर जो है हम कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स स्ट्रेच इन्वॉल्व होता है मसल्स का। एंड मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स विद एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन होती है। मैं आपको एक बार बताती हूँ कि पीएनएफ स्ट्रेच कराई कैसे जाती है, होती कैसे है, उससे आपको आइडिया मिलेगा और फिर शायद आप आंसर तक पहुंच पाएंगे। देखिए पीएनएफ स्ट्रेचिंग के अंदर क्या होता है, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करनी है। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करनी है। हैमस्ट्रिंग का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। तो दो लोग हैं, ए पर्सन की हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करनी है, तो ए पर्सन लेट जाएगा मैट के ऊपर या ग्राउंड पे फ्लोर पे वेर एवर दे आर स्ट्रेचिंग। जो बी पर्सन है वो ए पर्सन के लेग को पूरा स्ट्रेट सीधा जो है वो लिफ्ट करेगा और उसके शोल्डर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, या हम कह सकते हैं कि टूवर्ड्स 90 डिग्री लेकर जाने की कोशिश करेगा। पैर को उतना आगे तक ले जाएगा जितना कि जब तक कि जो ए पर्सन है वो ये नहीं कहता कि दैट यू स्टॉप हेयर नाउ, इट इज माय मैक्सिमम, अब इससे ज्यादा आप लेकर मत जाओ। तो वहां पर जो बी पर्सन है वो उस पोजीशन को होल्ड कर लेगा, वो स्ट्रेच को होल्ड कर लेगा थोड़ी सी देर, 10 सेकंड के लिए लगभग जो है वो होल्ड कर लेगा। फिर उसके बाद जो बी पर्सन है वो 10, जब ए का 10 सेकंड का स्ट्रेच होल्ड हो गया, तो बी पर्सन विल आस्क द पर्सन ए टू रिलैक्स नाउ कंप्लीटली। यानी कि अब कोई भी टेंशन मसल के अंदर नहीं रखनी है, अब कंप्लीटली रिलैक्स हो जाना है। ठीक है, तो कंप्लीटली रिलैक्स हो जाना है तो वो बिल्कुल अपने पैर को एकदम ढीला छोड़ देगा, कौन, ए पर्सन। फिर उसके बाद जैसे ही मसल को एकदम से रिलैक्स कर दिया, फिर उसके बाद जो बी पर्सन है वो एकदम से पैर को आगे ले जाएगा उसकी हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए, और इस बार पहले जहां तक वो लेकर गया था उससे थोड़ा सा ज्यादा रेंज के अंदर जो है लेग को आगे की तरफ ले जाएगा, ताकि जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इम्प्रूव हो, और फिर वहां पर थोड़ी देर के लिए होल्ड करेगा। तो ये पीएनएफ स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग का प्रोसीजर होता है। इस तरह से पीएनएफ स्ट्रेचेस जो है वो की जाती है। हैमस्ट्रिंग का एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है और बाकी हर मसल की पीएनएफ स्ट्रेच जो है वो इसी तरह से होती है। तो आप बताइए कि क्या होगा राइट आंसर। चलिए कमेंट करके बताइए। बट राइट आंसर विल बी बोथ, दोनों ही सही हैं। चलिए तो क्वेश्चन 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जल्दी से फटाफट आंसर बताइए कि क्या होगा। क्या होगा आंसर, जल्दी बताइए फटाफट, बहुत सिंपल है। आई एम सीइंग योर कमेंट्स टिल देन। क्या होगा आंसर बताइए। हम्म, राइट आंसर होगा यहाँ पर बेटा ऑल ऑफ थ्री। यानी कि कॉन्सेंट्रिक एक्शन भी होता है मसल्स में, इसेंट्रिक एक्शन भी होता है और आइसोमेट्रिक एक्शन भी होता है। जो कॉन्सेंट्रिक है इसेंट्रिक है ये हमारा किसका पार्ट है, ये हमारा पार्ट है आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन का। यानी कि आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जो है एक कॉन्सेंट्रिक फेज होता है और एक इसेंट्रिक फेज होता है। मसल जो है वो कॉन्सेंट्रिक में शॉर्टन होती है और इसेंट्रिक के अंदर जो है वो मसल लेंथन होती है।
और आइसोमेट्रिक एक्शन जो है इसके अंदर देयर इज नो चेंज इन मसल लेंथ, यानी कि मसल की लेंथ के अंदर कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं होता है। तो ये तीनों ही तरह की जो है कॉन्ट्रैक्शंस मसल्स के अंदर होती हैं। तो ऑप्शन 1 वुड बी द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आपसे कहता है कि ऑफिशियल की पोस्ट गेम ड्यूटीज क्या क्या हैं। पोस्ट गेम ड्यूटीज का मतलब ये हुआ कि गेम खत्म हो गया है, टूर्नामेंट इवेंट खत्म हो गया है, अब उसके बाद की जिम्मेदारियां क्या हैं एक ऑफिशियल की। To thank other officials of the game, welcome the winning team and boost the losers, इक्विपमेंट्स को हैंड ओवर करना, बॉल, स्टॉपवॉच एक्सेट्रा जो भी कुछ ऑर्गेनाइजर्स के द्वारा दी गई थी। तो बहुत सिंपल है, राइट आंसर होगा कि तीनों के तीनों। लूजर्स का मोरल बूस्ट करना, उनको एनकरेज करना दैट डू नॉट वरी, नेक्स्ट टाइम यू विल बी द विनर, नेक्स्ट टाइम यू विल बी एट द पोडियम। तो उनको बूस्ट करना, मोटिवेट करना, डेफिनेटली इट इज अ ड्यूटी। बाकी ऑफिशियल्स को भी थैंक करना बिकॉज उन्होंने भी कोऑर्डिनेट किया है, कोऑपरेट किया है, तभी तो इवेंट जो है वो सक्सेसफुल हो पाया है। और जो भी इक्विपमेंट उनको दिया गया है, स्टॉप वॉच हो गई, बॉल हो गई, एक्स वाई जेड वट एवर, जो भी उस गेम के अंदर इक्विपमेंट्स यूज हुए हैं, तो उनको वापस करना ताकि वो नेक्स्ट टाइम दोबारा से यूज हो जाए और वो सेफली जिसके पास में जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर्सन के पास में पहुंच जाए। बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन। तो चलिए, अब क्वेश्चन 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, यानी कि ग्रोथ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, इनके अंदर से कौन कौन सा एस्पेक्ट जो है वो ग्रोथ का है। ग्रोथ जो है वो क्या है? ग्रोथ क्वांटिटेटिव इन नेचर है। ग्रोथ का कैसा नेचर है? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या हुआ? यानी कि हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। आपकी हाइट को मेजर कर सकते हैं, यस। आपके वेट को मेजर कर सकते हैं, यस। तो ग्रोथ क्या है? वो क्वांटिटेटिव इन नेचर है। तो कौन कौन से एस्पेक्ट्स ग्रोथ के अंदर आएंगे? सोशल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एस्पेक्ट्स? तीनों ही यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ग्रोथ जो है वो हमारी सोशल लेवल पर भी होती है, सामाजिक सोसाइटल लेवल पर भी होती है, हमारे इमोशंस की भी ग्रोथ होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। आप पाएंगे कि आज से 5 साल पहले आपकी सोच किसी और तरह की थी और आज आपकी सोच जो है वो अलग तरह की है। इंटेलेक्चुअल ग्रोथ यानी कि बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक एस्पेक्ट जो हमारा है वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूव होता है, क्योंकि हमारी लर्निंग इम्प्रूव होती रहती है। हमारी लर्निंग के अंदर जो है एडिशन होता रहता है, हमारे एक्सपीरियंसेस बढ़ते रहते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, साइकोलॉजी से संबंधित है। क्या होगा आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइए। यहाँ पर क्वेश्चन ये कहता है कि साइकोलॉजी जो है फिजिकल एजुकेशन में वो कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज के ऊपर फोकस करती है, कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज को एड्रेस करने के ऊपर फोकस करती है, जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करती है, मोटर स्किल एक्विजिशन के ऊपर फोकस करती है। मोटर स्किल एक्विजिशन यानी कि स्पोर्ट्स के अंदर जो भी हमारी मोटर मूवमेंट्स, जो भी मोटर स्किल्स जो भी यूज होती हैं, हेरिडिटी और एनवायरमेंट के ऊपर फोकस करती है। तो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं कि टू अंडरस्टैंड द रियल स्प्रिंग्स ऑफ एक्टिविटी बिहेवियर, यानी कि ऐसा क्यों करती है, उसके आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट कौन सा है या सभी के सभी जो है वो करेक्ट हैं। कोई भी एक्टिविटी है उसके बारे में उसका एक्चुअल जो कंपोनेंट्स हैं उनको समझने की कोशिश करना। दूसरा कहता है कि कोई भी जो फिजिकल एक्टिविटी है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर उसका मैक्सिमम बेनिफिट लिया जाए, जितना भी पॉसिबल बेनिफिट है। तीसरा कहता है कि एक बच्चे की पर्सनैलिटी की जो हार्मोनियस डेवलपमेंट है, सर्वांगीण विकास है, सारे एरियाज का जो डेवलपमेंट है वो इंश्योर होता है। तो बेटा सारी ही चीजें होती हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 1, 2 एंड 3 ऑल विल बी द करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, बहुत सिंपल है, योग से संबंधित है। ये कुछ योग से संबंधित प्रैक्टिसेस हैं, तो इन प्रैक्टिसेस के बारे में आपको बताना है, यानी कि लौलिकी योगा, नेति योगा, ध्यान योगा। ध्यान मीन्स मेडिटेशन, नेति जो है ये बेसिकली हमारे नेजल पैसेज की क्लीनिंग के लिए जो है ये एक क्रिया है हम करते हैं।
लौलिकी योगा को हम जो है नौली भी बोलते हैं, तो लौलिकी कहें या नौली कहें एक ही बात है। तो क्या होगा राइट आंसर बताइए? जल्दी से बताइए कमेंट करके। राइट आंसर होगा बेटा ऑल थ्री ऑफ देम, यानी कि लौलिकी, नेति एंड ध्यान योगा। थोड़ा सा मैं इनके बारे में आपको आइडिया दे देती हूँ। लौलिकी योगा को हम जो है इसको नौली भी बोलते हैं, यानी कि एग्जाम के अंदर लौलिकी आए या नौली आए एक ही बात है। इसके अंदर जो है जो लोअर एब्डोमेन की मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाता है। यहाँ पर फोकस किसके ऊपर होता है? लोअर एब्डोमेन की लोअर एब्डोमेन की मसल्स को स्ट्रेंथन करने के ऊपर जो है वो फोकस होता है। तो लोअर एब्डोमेन की मसल्स को स्ट्रेंथन करने की हम जैसे जैसे इस क्रिया को करते हैं, तो उसके साथ साथ हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं लोअर एब्डोमेन में, इंटेस्टाइन होता है, उनकी भी एक तरीके से साथ ही साथ मसाज होती रहती है। नेति की अगर हम बात करें तो ये एक हठ योगिक क्रिया है। नेति जो है ये कैसी क्रिया है? हठ योगा होता है ना, तो ये एक हठ योगिक क्रिया है जिसके अंदर जो है एक तरीके से नेजल पैसेज की क्लीनिंग नॉर्मली, यानी कि नाक का जो पूरा ये वाला जो पैसेज होता है इसकी सफाई हम करते हैं। और यूजुअली थ्रॉट की भी क्लीनिंग जो है इसके अंदर, यानी कि गले की भी क्लीनिंग जो है वो कभी कभी कर लेते हैं। ध्यान योगा, ध्यान यानी कि मेडिटेशन, ध्यान यानी कि एक तरीके से ये माइंड को कंट्रोल करना, अपनी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करना, एकाग्रता को बढ़ाना। ध्यान योगा नॉर्मली किसका हिस्सा है? ये अष्टांग योग के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? अष्टांग योग के अंदर आता है। चलिए, तो आई होप दिस इज करेक्ट नाउ, दिस इज क्लियर टू यू नाउ। सो क्वेश्चन 11 इज ऑन द स्क्रीन, जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से संबंधित है। आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू आंसर दिस क्वेश्चन करेक्टली, क्योंकि हम बहुत बार डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस, स्पीड, मोमेंटम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि दोनों के दोनों जो है वो सही है। चलिए, सो क्वेश्चन 12 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, कंप्लीटली फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये कहता है कि 1968 में मैक्सिको के अंदर ओलंपिक्स हुए और उनके अंदर एक नई टेक्निक का जन्म होता है, एक नई टेक्निक इंट्रोड्यूस की जाती है बाय अ हाई जंपर। फॉसबरी फ्लॉप उस टेक्निक का नाम है, तो वो किस एथलीट ने इंट्रोड्यूस की? डिक फॉसबरी या फिर माइक फॉसबरी? उनके नाम से ही होगी ऑब्वियसली, तो जॉन और टॉमी तो नाम नहीं होगा, तो डिक और माइक के अंदर से नाम होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? राइट आंसर वुड बी डिक फॉसबरी ने जो है इस टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया था। कौन सी टेक्निक को? फॉसबरी फ्लॉप। चलिए, सो क्वेश्चन 13 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जो कि साइनोवियल फ्लूइड से संबंधित है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको साइनोवियल फ्लूइड के बारे में दे देती हूँ, ताकि आंसर तक आप जो है आसानी से पहुंच जाए। जो साइनोवियल फ्लूइड होता है ये एक तरह का विस्कस फ्लूइड होता है बिटवीन आवर जॉइंट्स, यानी कि हमारे जॉइंट्स के अंदर ये विस्कस फ्लूइड होता है। साइनोवियल फ्लूइड जो है इट इज अ विस्कस फ्लूइड फाउंड इन जॉइंट्स। आपने सुना होगा कभी हमारे जो बड़े व्यक्ति हैं, बड़े बूढ़े लोग हैं, वो उनको अगर नी के अंदर पेन होता है या कोई भी नी रिलेटेड अगर उनको प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे कहते हुए सुना होगा कि ना तेल घिस गया है घुटनों का, ना अब तेल खत्म हो गया है घुटनों का, अब इसलिए ये घिस घिस के चल रहे हैं तो इसलिए दर्द हो रहा है। तो हम ये उसी साइनोवियल फ्लूइड की बात कर रहे हैं। आप में से किसी न किसी ने जरूर ये ऐसे कहते हुए जो है वो सुना होगा। बेसिकली जो ये साइनोवियल फ्लूइड होता है ये क्या करता है, हमारी जो बोन होती है, बोन के एंड्स को, जब बॉडी मूव करती है, जब मूवमेंट होती है, तो बोन के एंड्स को एक तरीके से ये फ्लूइड कुशनिंग प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? कुशनिंग प्रोवाइड करता है। फिर एक है साइनोवियल मेम्ब्रेन की, यहाँ पर आपसे बात की गई है। ठीक है, साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या होता है? साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि ये एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि साइनोवियल जॉइंट कैप्सूल है उसके अंदर के हिस्से को कवर करता है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, अब बताइए?
राइट आंसर होगा बेटा ओनली ऑप्शन 1, यानी कि साइनोवियल फ्लूइड एक्सक्रीटेड बाय साइनोवियल मेम्ब्रेन। अभी मैंने आपको बताया साइनोवियल मेम्ब्रेन यानी कि इसके अंदर साइनोवियल जॉइंट कैप्सूल होता है जिसके अंदर जो है फ्लूइड होता है, कनेक्टिव टिश्यू है, इज अ विस्कस फ्लूइड सिमिलर इन अपीयरेंस टू एग व्हाइट। अंडे का जो सफेद वाला हिस्सा होता है उसके जैसा हमें ये दिखाई देता है। सो ओनली ऑप्शन 1 वुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन 14 आपकी स्क्रीन के ऊपर है जो कि बजट से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ बजटरी कंट्रोल? मैनेजमेंट से है क्वेश्चन। मैक्सिमाइजेस एफिशिएंसी बाय एलिमिनेटिंग ऑल वेस्टेज एंड लॉसेस। बजट जब हम प्लान कर लेते हैं तो वेस्टेज और लॉसेस तो हमारे कम हो ही जाते हैं, एफिशिएंसी मैक्सिमाइज हो जाती है। यहाँ पर बताना है कि कौन सा एडवांटेज नहीं है। ensures coordination and centralized control but not at the cost of delegation of authority। तो दोनों ही जो है वो सही है, तो आंसर हमारा होगा neither one nor two। बिकॉज बजट क्या है, अगर हम बजट को वेल इन एडवांस प्लान कर लेंगे तो एफिशिएंसी होगी फंक्शनिंग के अंदर, बेटर कोऑर्डिनेशन भी होगा, बेटर कंट्रोल भी होगा, बट जो कंट्रोल है दैट वुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। यानी कि ऐसा नहीं है, जो जिम्मेदारी लोगों को देनी है, जो अथॉरिटी जो पावर लोगों को देनी है उनकी एक्सपर्टीज के हिसाब से, उसके कॉस्ट के ऊपर नहीं होगा, यानी कि उसको नजरअंदाज करते हुए नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन 15 फ्रिक्शन से संबंधित है। जो सोल्स होती हैं शूज की, जूते का जो नीचे का हिस्सा होता है, दे हैव स्मॉलर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कौन से गेम के अंदर जो है उन सोल के अंदर जो फ्रिक्शन है दैट हैज स्मॉलर कोफिशिएंट। फ्रिक्शन एक तरीके का अपोजिंग फोर्स है, रेसिस्टिव एक तरीके का फोर्स है बिटवीन टू सरफेसेस। तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो एक तरीके से रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है बिटवीन द प्रेसिंग सरफेस, यानी कि आपका शूज, आपकी जो वर्टिकल पोजीशन है वो, एंड द फ्रिक्शनल सरफेस, उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ओनली डांसिंग एंड बॉलिंग। इन दो के अंदर ही सिर्फ जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कम होता है। फ्रिक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है गेम्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर। क्वेश्चन 16 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। बेस्ड ऑन द डेप्थ ऑफ स्किन डैमेज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स बर्न्स आर कैटेगराइज्ड? यानी कि कितनी गहराई तक जाकर जो है बर्न हुआ है, जलन हुई है, जल गया है एक स्किन का जो एक पार्ट जो है हमारी बॉडी में, कहीं पर भी स्किन का एक पार्ट जो है वो जल गया है, तो कौन कौन सी कैटेगरीज में हम उसको वो करेंगे? सुपरफिशियल बर्न, पार्शियल थिकनेस बर्न, या फुल थिकनेस बर्न? क्या होगा राइट आंसर बताइए। तो व्हाट वुड बी द राइट आंसर? राइट आंसर वुड बी बेटा ऑल थ्री ऑफ देम। ऊपरी सतह का जलना खाली सुपरफिशियल बर्न हो गया, पार्शियल थिकनेस बर्न यानी कि थोड़ा सा और ज्यादा गहरा घाव हो जाना और ज्यादा गहरे लेवल पर जाकर जलन हो जाना, फुल थिकनेस यानी कि कंप्लीटली एकदम पूरा, मतलब इतना जल गया है कि उसमें रिकवर होने में भी बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो ये एक तरीके से यहाँ से फर्स्ट से लेकर थर्ड तक जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज होती जा रही है, यानी कि ये वाला सबसे माइल्ड होगा और ये वाला सबसे जो है वो सिवियर होगा, सबसे ज्यादा गहरा होगा हम कह सकते हैं। चलिए आगे चलें क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। या पढ़ने का मन नहीं कर रहा, फेस्टिव मूड में हो सब लोग? थोड़ी सी तो पढ़ाई कर लेनी चाहिए, है ना? बहुत ज्यादा नहीं, 1 घंटा तो ज्यादा नहीं होता दिन में। चलिए क्वेश्चन 17 लीडरशिप से संबंधित है, तो क्या होगा करेक्ट आंसर बताइए। यहाँ पर बोला गया है कि इंटर कॉलेजिएट एथलेटिक डायरेक्टर हैं हु होल्ड्स रेगुलर स्टाफ मीटिंग। यानी कि इंटर कॉलेज, जब आप कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो वहां पर इंटर कॉलेज टूर्नामेंट्स होते हैं, अलग अलग कॉलेजेस के स्टूडेंट्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो वहां का एथलेटिक डायरेक्टर है, ये एथलेटिक डायरेक्टर रेगुलर स्टाफ मीटिंग लेता है in which items that affect the department and student athletes are discussed। यानी कि ये क्या है, ये डिस्कशन का मुद्दा है, यानी कि ये डिस्कशन का मुद्दा है, इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होती है, या फिर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये है। द above statement describes which traditional theory of philosophical and theoretical managerial orientation। तो ये जो यहाँ पर जो है ऑटोक्रेटिक आपको नेचर यहाँ पर दिख रहा है,
या लजीज फेयर दिख रहा है या डेमोक्रेटिक दिख रहा है। यानी कि उस मीटिंग के अंदर जो है वो डिस्कस करता है, क्या करता है, डिस्कस करता है एथलीट से। तो राइट आंसर वुड बी ओनली ऑप्शन नंबर 3 यानी कि डेमोक्रेटिक। अगर यहाँ पर वो सबसे डिस्कस नहीं करता, देखिए अफेक्ट द डिपार्टमेंट एंड स्टूडेंट एथलीट्स आर डिस्कस्ड। डिस्कशन के अंदर क्या होता है, डिस्कशन के अंदर सभी एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं। सभी जितने भी स्टाफ मेंबर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, यानी कि जो भी लोग जो है उस मीटिंग के अंदर होंगे, एथलीट्स भी हो सकते हैं बिकॉज स्टूडेंट एथलीट्स को लेकर जो है चीजें भी यहाँ पर डिस्कस की जा रही हैं। सो एवरीबडी हुएवर इज इन द मीटिंग, एवरीबडी इज कंसल्टेड ड्यूरिंग द डिस्कशन प्रोसेस। डिस्कशन ग्रुप के अंदर ही होता है, सिंगल लेवल पर तो डिस्कशन होता नहीं है। सो डेमोक्रेटिक वुड बी द राइट आंसर, यानी कि वेयर एवरीवन्स ओपिनियन इज टेकन केयर ऑफ, जहां पर सभी की बात को जो है बराबर इम्पोर्टेंस दी जाती है। ऑटोक्रेटिक होता यानी कि ये यहाँ पर इनको बुलाता है और जो जो चेंजेस जहां पर जैसे जैसे करने हैं उसके बारे में अगर बताता है तो ये ऑटोक्रेटिक होगा। सब आकर अपने अपने हिसाब से चीजें डिस्कस करते हैं तो वो फिर लजीज फेरे होता है, यानी कि जहां पर जो लीडर है उसका जो इंटरफेरेंस है वो मिनिमम है। चलिए, तो क्वेश्चन 18 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, कुछ लर्निंग रिलेटेड थ्योरीज आपको दी हुई हैं। टू फैक्टर थ्योरी है, फॉर्मल डिसिप्लिन थ्योरी है, आइडेंटिकल एलिमेंट थ्योरी है। तो क्या होगा राइट आंसर बताइए। आप 30 सेकेंड्स का टाइम लीजिए एंड लेट मी नो व्हाट वुड बी द राइट आंसर। टिल द टाइम लेट मी सी योर कमेंट्स। जल्दी से कमेंट करके बताइए फटाफट। ज्योतिर्मय, अंकित, एवरीवन कमेंट एंड लेट मी नो द राइट आंसर। चलिए, क्या होगा। राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2, यानी कि तीनों की तीनों जो है ये हमारी ट्रेडिशनल थ्योरीज हैं ऑफ ट्रांसफर इफेक्ट। जो टू फैक्टर थ्योरी है ये तो किसने दी है, हर्जबर्ग ने दी है। किसने दी है, हर्जबर्ग ने दी है। जो फॉर्मल डिसिप्लिन थ्योरी है, ये थ्योरी ये कहती है कि मान लेते हैं आपने मैथमेटिक्स सीखना शुरू किया, यानी कि आपने टारगेट लिया कि आपको मैथ सीखना है, या आपने सोचा कि आपको फिजिक्स सीखनी है, या आपको फिजिकल एजुकेशन सीखना है। यानी कि जो भी टास्क आप सीखने की सोचेंगे, जो भी टास्क आप अचीव करना चाहेंगे, तो आप उसी टास्क से रिलेटेड स्किल्स को जो है एक्वायर कर पाएंगे। अगर आपने सोचा कि मुझे मैथ्स सीखना है और मैथ्स के अंदर आपने अगर मेहनत की, तो आप सिर्फ मैथ्स ही सीख पाएंगे। आप किसी और सब्जेक्ट की स्किल्स, किसी और सब्जेक्ट के ऊपर आप एक्सपर्टीज नहीं बना पाएंगे। फिर तीसरी हमारी आइडेंटिकल एलिमेंट थ्योरी। आइडेंटिकल एलिमेंट यानी कि कुछ सेम है, कुछ चीजें जो हैं वो समान है। जब कोई भी आप नई टास्क सीखते हो, किसी नई चीज को आप सीखना शुरू करते हो, तो आपकी प्रीवियस लर्निंग के ऊपर, यानी कि जो आप चीज पहले से सीख चुके हो, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें सेम है, जो आप अभी सीख रहे हो उसमें कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आप पहले भी सीख चुके हो, यानी कि आइडेंटिकल एलिमेंट्स हैं, समान तत्व जो है वहां पर है। तो जितने ज्यादा एलिमेंट्स आइडेंटिकल होंगे तो ऑब्वियस सी बात है लर्निंग जो है वो हमारी उतनी ही क्विक होगी, उतनी ही फास्ट होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बिकॉज तीनों ही जो है वो थ्योरी ट्रेडिशनल थ्योरीज हैं ऑफ ट्रांसफर इफेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 स्क्रीन के ऊपर है, अगेन बजट से संबंधित है। देखिए, बजट बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट के अंदर। बजट से संबंधित है, ये कहता है कि कौन सा जो है क्राइटेरिया नहीं है एक अच्छे बजट का। नहीं आपको बताना है, नॉट पूछा है। कौन सा है वो छोड़ते चलो, जो नॉट है वो बताओ। 30 सेकेंड्स का टाइम ले लो और आंसर बताओ कि क्या होगा। चलिए बताइए, व्हाट वुड बी द राइट आंसर। क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए फटाफट। चलिए, राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बजट रिक्वेस्ट्स आर पैडेड, नॉट रियलिस्टिक। क्या ऐसा होता है कि जो बजट की जो रिक्वेस्ट्स होती हैं वो रियलिस्टिक नहीं होती हैं, सुपरफिशियल होती हैं, बस हवा के अंदर बातें होती हैं। क्या ऐसा होता है, शायद नहीं। जो बजट की रिक्वेस्ट है वो रियलिस्टिक होती है। बजट जो है वो प्रिपेयर, उसको प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब उसके अंदर जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, पास्ट में किस तरह की चीजों को हमने यूज किया, पास्ट में पास्ट बजट हमारा कहाँ पर कैसे कैसे खर्च हुआ,
पिछली बार हम कौन सी एक्टिविटीज के ऊपर खर्च नहीं कर पाए, तो वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर इनकलकेट की जाती हैं, देखी जाती हैं। तो बजट जो है वो रियलिस्टिक होता है। चलिए, नॉन रियलिस्टिक नहीं होता है, तो नहीं पूछा था आपसे यहाँ पर, नॉट द क्राइटेरिया, तो ये थर्ड जो है वो ऑप्शन सही होगा। चलिए, यानी कि ये कह रहा है कि बजट रिक्वेस्ट आर पैडेड नॉट रियलिस्टिक, लेकिन बजट रिक्वेस्ट जो है वो तो रियलिस्टिक जो है वो हमारी होती है एक तरीके से, बिल्कुल एग्जैक्ट जितना हमने सोच लिया कि इतने में ही काम हो जाएगा, वो हम यहाँ पर फिक्स नहीं कर सकते हैं। यानी कि एक तरीके से जो हमारा बजट होता है वो एस्टिमेशंस में होता है। इसके अंदर होता है वो, एस्टिमेशंस के अंदर होता है। नॉट द क्राइटेरिया फॉर अ गुड बजट, कि कौन सा क्राइटेरिया नहीं है। ये कह रहा है कि बजट रिक्वेस्ट्स आर नॉट रियलिस्टिक। चलिए, क्वेश्चन 20 लॉज ऑफ मोशन से संबंधित है आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो बताइए क्या होगा आंसर। यानी कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है ये प्रोवाइड करता है फॉर द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ पता है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर आपको ये पता है तो आपको इसके अंदर दिमाग भी लगाने की आवश्यकता नहीं है, इट वुड बी रॉन्ग ऑटोमेटिकली। अब दो ही ऑप्शन आपके पास बचे हैं, तो जल्दी से बताइए कि क्या होगा आंसर। यानी कि लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स मास एंड इट्स लीनियर वेलोसिटी, या फिर फास्टर एन ऑब्जेक्ट मूव्स द लेसर मोमेंटम इट हैज। थर्ड वुड बी द राइट आंसर, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट जितना जल्दी मूव करेगा उसका मोमेंटम जो है उतना ही कम होगा। जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है, फर्स्ट लॉ हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया होता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है किसी भी बॉडी का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि उस बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लगा है और किस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगा है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, यार्ड स्टिक या फिर यूनिट जो भी हम चूज करते हैं मेजरमेंट के लिए, शुड हैव विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल क्वालिटीज। यानी कि हम कोई भी वैल्यू हम चूज करें, चाहे यूनिट्स में चूज करें, यार्ड स्टिक के अंदर चूज करें, तो कौन सी एसेंशियल क्वालिटीज या प्रॉपर्टीज जो है वो होनी चाहिए। यूनिट्स जो है वो क्लियरली वेल डिफाइंड हो, नेसेसरी प्रिसीजन हो मेजरमेंट फंक्शन की, यूनिफॉर्म हो, होमोजीनियस हो थ्रू आउट द मेजरमेंट प्रोसेस। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑल थ्री ऑफ देम, यानी कि सो ऑप्शन 4 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। Which of the following are the goals of sports and exercise biomechanics? अब यहाँ पर ये बायोमैकेनिक्स की इंपॉर्टेंस से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछा गया है। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स, तो आपने एग्जाम के लिए किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ना है, ये सोचकर कि नीड एंड इम्पोर्टेंस से तो क्या ही क्वेश्चन आएगा, स्कोप से तो क्या ही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आता है, अब देखिए ना आप, क्वेश्चन आता है, बनते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स, एक्सरसाइज बायोमैकेनिक्स का गोल क्या है, परफॉर्मेंस इंप्रूव कराना और इंजरी प्रिवेंशन और रिहैबिलिटेशन के अंदर काम करना। यानी कि इंजरी, चोट से जो है बचाव भी, और अगर चोट लग भी गई है तो उसका रिहैबिलिटेशन करना। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा, दोनों के दोनों जो है ये स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स के गोल हैं, परफॉर्मेंस भी इंप्रूव कराना और इंजरी से भी बचा कर रखना। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होगी, ये तो आप मतलब आई वुड से कि 10 सेकंड्स के टाइम में आप कमेंट करके बता दीजिए जल्दी, एवरीवन बताइए क्या होगा आंसर। चलिए, फोर्स की, अरे एसआई यूनिट बचपन से स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, न्यूटन। तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन वुड बी द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24, which of the following are the common goals of sport often espoused by high school officials? यानी कि स्पोर्ट्स के कॉमन गोल्स क्या क्या हैं जो कि हाई स्कूल ऑफिशियल्स जो हैं उनके द्वारा यूजुअली बोले जाते हैं, बताए जाते हैं, कहे जाते हैं, जिनका समर्थन किया जाता है। फिजिकल एक्सीलेंस को प्रमोट करना, मोराल बच्चों के अंदर इंस्टिल करना, लॉयल्टी, एक ग्रुप के टूवर्ड्स जो है लॉयल्टी की भावना पैदा करना, एनजेंडरिंग एंड एप्रिसिएशन ऑफ कंपटीशन एंड विल टू विन। तो राइट आंसर होगा ऑल फोर ऑफ देम, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, चारों के चारों ही। फिजिकली भी एक्सेल करना है, लॉयल्टी भी होनी चाहिए, मोराल भी बढ़िया होना चाहिए,
कंपटीशन जो भी हुआ है आप उसको अप्रिशिएट करें, एनकरेज करें और आपके अंदर जीतने की भी इच्छा हो, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, विन बाय ऑनेस्टी, डू नॉट विन एट द कॉस्ट ऑफ you know kind of I would say diluting or violating the spirit of that particular sport. चलिए, क्वेश्चन 25 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, वर्ल्ड के वाटर रिसोर्सेज से संबंधित है। आपको पता है वाटर इज अ स्केर्स रिसोर्स, यानी कि पानी की बहुत ही ज्यादा कमी है। तो किस तरह से हम वाटर रिसोर्सेज को, जो वर्ल्ड के वाटर रिसोर्सेज है, उनको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं? कैचमेंट डैम्स बनाएं, वेटलैंड्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट करें, या फिर बहुत सारे छोटे छोटे रिजर्वायर्स बनाएं बड़े प्रोजेक्ट्स की बजाय। तो राइट आंसर होगा दोनों, बोथ 1 और 2। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट बनाए उसकी बजाय ठीक है कि हम बहुत सारे छोटे छोटे रिजर्वायर्स बना लेते हैं और कैचमेंट डैम्स और वेटलैंड्स जो हमारे हैं उनको प्रोटेक्ट कर लेते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन 26 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जो कहता है कि जब सॉइल इज यूज्ड इंटेंसिवली बाय फार्मिंग, देन द सॉइल इज इरोडेड मोर रैपिडली बाय। सॉइल का इरोजन यानी कि जहां पर वो मिट्टी है, मिट्टी जहां पर है उसका अपनी जगह से दूसरी जगह पर जो है चले जाना, दैट इज सॉइल इरोजन। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि जब सॉइल इंटेंसिवली यूज होती है फार्मिंग के दौरान, फार्मिंग एक्टिविटीज के दौरान, आप, मैं और हम सब फार्मिंग बैकग्राउंड से ही बिलोंग करते हैं, तो सॉइल इज इरोडेड मोर रैपिडली बाय विंड एंड रेन। हवा से भी और जो है बारिश से भी सॉइल, मिट्टी जो है वो अपनी जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है। चलिए, क्वेश्चन 27 एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन? क्या होगा आंसर, बताइए। इसके अंदर आई डू नॉट थिंक सो कि मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत है। Which of the following statement is not correct about extrinsic motivation? Geared towards external rewards, ठीक है। Coercion and threat of punishment are also common, ठीक है। Money is not one of the examples of external motivation, but पैसा तो external motivation का example है। तो right answer क्या होगा? Option number 3। ये कह रहा है यहाँ पर कि money is not the example, but पैसा example है। पैसा external motivation है, internal motivation नहीं है। ये बाहर की चीज है, हमें दिखती है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट? स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का फंक्शन जो है वो कौन सा है? स्पोर्ट्स को प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? दोनों ही है। देखिए, प्लानिंग भी है, ऑर्गेनाइजिंग भी है, फिर इसके अलावा जो है कंट्रोलिंग भी फंक्शन है, स्टाफिंग भी फंक्शन है, देन वी हैव लीडिंग, या फिर हम कह सकते हैं डायरेक्टिंग, ये भी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का ही फंक्शन है। देन वी हैव कोऑर्डिनेटिंग, ये सभी के सभी फंक्शन जो है वो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के ही हैं। तो ये दोनों ही जो है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग भी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। चलिए, 29 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। एक बढ़िया लीडर की क्या क्वालिटीज होती? निर्णय सही ले लेता है, दूरदर्शी होता है, माइंड जो है वो प्रोग्रेसिव होता है। तो राइट आंसर बेटा होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि तीनों के तीनों। निर्णय ले लेना, फोर साइटेडनेस, कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, कोई भी बात बोल रहा है, कुछ भी XYZ, वो ये सोच कर रहा है कि इसका आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ेगा, या उसके टीममेट्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, या आज के उसके एक्शंस जो है वो कल क्या रिजल्ट दे सकते हैं। एंड प्रोग्रेसिव माइंड। चलिए, क्वेश्चन 30 टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन से संबंधित है। यहाँ पर आपको जो है कुछ टेस्ट के नाम दिए हुए हैं, कुछ गेम्स के आपको नाम दिए हुए हैं। आपको ये बताना है कि इनके अंदर से जो है कौन सा टेस्ट कौन से गेम के अंदर आता है। जैसे जॉनसन टेस्ट हमारा बास्केटबॉल के अंदर आता है, सो डी का पी वुड बी द आंसर। बट डी का पी में आप देखेंगे कि 3 में दिया हुआ है, तो फोर्थ यहाँ पर एलिमिनेट हो गया। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में से आप बताइए कि कौन सा जो है वो करेक्ट आंसर हो। चलिए, बताइए। राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जो फ्रेंच शॉर्ट सर्विस टेस्ट है, ये हमारा किसका है? बैडमिंटन के अंदर है।
नॉक्स टेस्ट जो है ये हमारा किसका है, बास्केटबॉल के अंदर है। और मिशेल मेडिकेशन ऑफ मैकडोनल्ड टेस्ट ये हमारा किसका है, ये हमारा है फुटबॉल के अंदर। एंड देन जॉनसन टेस्ट जो है हमारा है बास्केटबॉल के अंदर। तो ये सभी टेस्ट जो हैं इन सभी स्पोर्ट्स के हैं। So this is where we come to the end of our Dangal series Abhyas today, and I wish that you all enjoy the day और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लेना आज, जितना भी समय लगे, ठीक है। बाकी आप अपने दिन को भी इंजॉय कीजिए, बिकॉज लाइफ के अंदर फेस्टिवल्स आते हैं टू इंजॉय एंड टू सेलिब्रेट विद ईच अदर, टू स्पेंड टाइम विद आवर पीपल, यू नो। सो एंजॉय द डे ऑल्सो, बट डू नॉट फॉरगेट योर गोल, अपने लक्ष्य को कभी भी नहीं भूलना है। सो दिस इज वेयर वी फिनिश फॉर टुडे। खुद पर, अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए, आपके सपने जरूर पूरे होंगे। धन्यवाद।